MPS 002 में थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन जो इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ही हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं, इसका मतलब यहाँ पर दो चीज़ें आपको साफ साफ समझ लेनी चाहिए कि कम्युनिकेशन जब भी होगा तो इसका मतलब है कि कोई एक मैसेज को सेंड कर रहा है और मैसेज को रिसीव करने वाला भी कोई है। मैसेज को रिसीव करने वाले कोई एक हो सकते हैं या कई हो सकते हैं, और मैसेज को भेजने वाला जो है वो सामान्यतः एक ही माना जाएगा। और ये मैसेज जब ट्रेवल हो रहा है तो ये दोनों के बीच कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो रहा है। अब इसी कॉन्सेप्ट को लेकर हमें इंटरनेशनल रिलेशन में समझना है कि ये क्या है, क्यों है, कैसे है, और इससे अंतर्राष्ट्रीय संबंध को समझने में क्या आसानी होती है। कार्ल डायस ने ये सिद्धांत को इंटरनेशनल रिलेशन में अप्लाई किया था। साइबरनेटिक्स जैसे जो चीज़ें हैं, जो टेक्निकल, जहाँ पर एक सेंडर रिसीवर, जो टेक्निकल कंसेप्ट है जो राडार सोनार से निकल के आया है, इसी कंसेप्ट को लेकर इंटरनेशनल रिलेशन में अप्लाई किया गया है। तो यहाँ पर हम ये समझते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन में जो कम्युनिकेशन है, जैसे यहाँ हम भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, मैसेज मेरे द्वारा जा रहा है और रिसीव जो देखने वाला है वो कर रहा है, वो एक हो, कई हो, जितने भी हों। लेकिन जब इंटरनेशनल रिलेशन की बात होगी तो वहाँ पर मैसेज कौन देगा? इंटरनेशनल रिलेशन में मैसेज जो देगा तो वहाँ पर स्टेट, हम जानते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस की जब हम बात करते हैं तो एक्टर्स जो हैं दो तरह के हैं। एक्टर्स जब हम कह रहे हैं तो एक्टर्स का मतलब दो तरह के एक्टर्स हो सकते हैं, एक स्टेट एक्टर्स और एक नॉन स्टेट एक्टर्स। यानी कि जो एक्टर्स हैं, स्टेट और एक्टर्स जो हैं, इनके बीच में कम्युनिकेशन होगा। कम्युनिकेशन होगा मतलब मैसेज का आदान प्रदान होगा। इसी बेस को लेके हमें समझना है और आगे बढ़ना है। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हो, डिप्लोमेसी हो, तो जब वहाँ पर कम्युनिकेशन होता है तो कम्युनिकेशन हमेशा वर्बल नहीं होता है। जैसे हम मैसेज कुछ देना चाहते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो हम बातें बोलेंगे या स्क्रीन पर जो लिखे हुए दिखाएंगे बस वही मेरे द्वारा जिसको हम टारगेट कर रहे हैं उस तक संदेशा पहुंचाने का जरिया हो सकता है। कई तरह के तरीके हो सकते हैं, जैसा कि हम पढ़ते हैं संविधान में आर्टिकल 19(1)(a) में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेस करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि वर्ड हो, मूर्ति भी हो सकती है, पेंटिंग भी हो सकती है। तो ये ब्रॉडर एस्पेक्ट में समझते हैं कि कम्युनिकेशन करने का मतलब मैसेज कुछ भी हो सकता है, वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है, इंफॉर्मेशन के फॉर्म में हो सकता है, निगोशिएशन के फॉर्म में हो सकता है, डिप्लोमेसी के फॉर्म में हो सकता है, कोई टैक्टिस हो सकती है। ये इंटरनेशनल रिलेशन में कम्युनिकेशन होगा स्टेट्स के बीच में, स्टेट्स या एक्टर्स, यानी कि एक तरफ स्टेट हो और दूसरे तरफ एक्टर्स वर्ड रख दिया गया। इसका मतलब या तो स्टेट के साथ स्टेट एक्टर्स हो या नॉन स्टेट एक्टर्स हो। हम ये भी समझेंगे कि ये एक्टर्स जो हम बात कर रहे हैं, ये एक्टर्स क्या है, एक्टर्स के बारे में समझेंगे कि एक्टर्स क्या क्या होते हैं, किसको किसको हम एक्टर्स कहते हैं। तो जब हमने समझा कि जो इंटरनेशनल रिलेशन की थ्योरी के कम्युनिकेशन में एक्टर्स इन्वॉल्व हैं, तो सबसे पहला एक्टर्स जिसको हम कहेंगे स्टेट, वो एक एक्टर है। नेशन स्टेट, जब हम इंटरनेशनल रिलेशन की बात करते हैं तो स्टेट में नेशन स्टेट की बात करते हैं। जैसे रियलिस्ट की थ्योरी में नेशन स्टेट का मतलब फुल सॉवरिन जो स्टेट है, तो वो प्राइमरी एक्टर माना जाता है। एक्टर माने जो एक्ट करेगा। एक्ट करने का मतलब जो या तो कम्युनिकेशन के लिए मैसेज देगा या मैसेज को रिसीव करेगा। किंतु ये जरूरी है कम्युनिकेशन के लिए, कम्युनिकेशन लिंक एस्टैब्लिश होने के लिए, तो वो अपनी फॉरेन पॉलिसी के बारे में मैसेज देगा, दूसरे स्टेट्स को देगा, अपनी ट्रीटीज के बारे में, ट्रीटीज करनी है नहीं करनी है, मानना है नहीं मानना है, क्या दिक्कतें हैं उसके बारे में मैसेज देगा, कन्वे करेगा, अपने एग्रीमेंट के बारे में मैसेज करेगा, डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन में एंगेज होगा। एक और स्टेट जो एक्टर्स की हम बात करेंगे तो स्टेट एक्टर्स में वो सभी हैं जो स्टेट के साथ अटैच्ड है, स्टेट के पार्ट है। अब अगर डेमोक्रेटिक स्टेट है तो वहां रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जो होगी, जो संविधान होगा उसके तहत
जो लोग अपॉइंट होंगे या जो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर होगा, जो डिप्लोमेट्स होंगे, वो सारे स्टेट एक्टर्स की तरह काम करेंगे। दूसरी जगह जहाँ लोकतंत्र नहीं है, राजतंत्र जैसे देश हैं, वहाँ पर जो भी उस देश की व्यवस्था के साथ होंगे वो स्टेट से रिलेटेड होंगे, जो वहाँ के लिए विधि द्वारा मान्य होंगे वो स्टेट एक्टर्स होंगे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ये भी एक एक्टर्स है, क्योंकि ये भी कम्युनिकेशन में मैसेज को देता है या मैसेज को रिसीव करता है। जैसे हम देखते हैं नेटो है, यूरोपियन यूनियन है, डायलॉग के कम्युनिकेशन के लिए, कोऑपरेशन के लिए यूनाइटेड नेशन है, वहाँ पर अलग अलग तरह के असेंबलीज में रिजोल्यूशंस होते हैं, वो एक मैसेज होता है। यूनाइटेड नेशन जब एक एक्टर की तरह काम करता है तो वो कम्युनिकेट करता है इंटरनेशनल रिलेशन में अपने मैसेज को। जैसे हम कम्युनिकेट कर रहे हैं तो कभी हम समझ लो स्टेट हैं, कभी समझ लो हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, यूनाइटेड नेशन की तरह हम कम्युनिकेट करेंगे तो सभी किसको करेंगे, जो मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन के। नेटो की तरह अगर हम कम्युनिकेट करेंगे तो किसको कम्युनिकेट करेंगे, जो नेटो के अंतर्गत हैं उसको हम करेंगे। यूरोपियन यूनियन की तरह कम्युनिकेट करेंगे तो किसको कम्युनिकेट करेंगे, जो यूरोपियन यूनियन में जुड़े हुए हैं। यानी जो भी एक्टर्स है जब वो कम्युनिकेट करेगा तो उसका टारगेट ऑडियंस होगा, किसको कम्युनिकेट कर रहा है। सबकी अपनी लिमिटेशंस होंगी। नेशन स्टेट को कम्युनिकेट करेगा, ऑर्गेनाइजेशन जो है ऑर्गेनाइजेशन को कम्युनिकेट करेगा। उसके बाद नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ, जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल है, ग्रीन पीस है, ये भी स्पेसिफिक काउज के लिए या इश्यू के लिए कम्युनिकेट करते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, मैसेज को रखते हैं, अपनी बात को पहुंचाना चाहते हैं, जो टारगेट होता है वहां तक। यानी इंटरनेशनल रिलेशन में जो कम्युनिकेशन का कैसे कम्युनिकेशन होगा उसके लिए इसको ब्रेक डाउन करके। उसके बाद है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, ये भी एक्टर्स हैं, लेकिन कैसे एक्टर्स हैं, स्टेट एक्टर्स नहीं है, नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। जैसे हमने कहा कि एक्टर्स दो तरह के हुए, स्टेट एक्टर्स, नॉन स्टेट एक्टर्स। तो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जो है वो प्राइवेट एंटिटीज हैं, कॉरपोरेशन हैं। तो ये क्या कम्युनिकेट करेंगे, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, ग्लोबल बिजनेस रिलेशन बनाने के लिए, ट्रेड पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए। अलग अलग ग्लोबलाइजेशन के दौर में इनका ज़्यादा असर रहता है, बढ़ा हुआ है, तो इसके लिए कम्युनिकेट करेंगे। मीडिया आउटलेट ये भी कम्युनिकेट करते हैं, न्यूज ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करने के लिए, पॉलिसी मेकिंग के लिए, किसी इंटरनेशनल इवेंट्स पे रिपोर्ट करने के लिए। और इंडिविजुअल लीडर्स जो हेड ऑफ स्टेट हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल, स्टेट एक्टर्स जो हैं, डिप्लोमेट्स हैं, वो स्पीच के द्वारा, स्टेटमेंट के द्वारा, निगोशिएशन, रिप्रेजेंटेशन के द्वारा अपनी बातों को रखते हैं। और फिर सिटीजन्स, पब्लिक, सेकेंड लेवल ऑफ जो चैनल है वहाँ पर जनरल पब्लिक, उसको भी एक्टर्स माना जाता है इंटरनेशनल, जिसको कहते हैं कम्युनिटी है, जो एक कम्युनिटी के रूप में जो पीपल हैं वो बिहेव करते हैं। तो ये मुख्यतः डेमोक्रेसी में ही पॉसिबल है, जहाँ जनता की आवाज़ भी, जनता के थ्रू भी मैसेज जाता है। पब्लिक ओपिनियन भी इंटरनेशनल रिलेशन को इन्फ्लुएंस करता है, गवर्नमेंट की पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करता है और इंटरनेशनल रिलेशन की पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करता है। कल्चरल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, साइबर एक्टर्स भी हैं। आजकल के इंटरनेट की इस दुनिया में जो साइबर वर्ल्ड है, तो साइबर वर्ल्ड में भी जो एक्टर्स होते हैं वो भी मैसेज देते हैं। जब मैसेज देने की बात आती है तो यहाँ पर संदेशा क्या आया, क्या समझ में आया, किस तरह के मैसेज जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो निगेटिव मैसेज है उसका भी वैल्यू होता है। मतलब साइबर अटैकर्स जो होते हैं उनसे भी मैसेज जाता है, भैया आपका सिस्टम कमजोर है, मजबूत कर लो, आपके सिस्टम में खामियां हैं। तो उसके बाद हम अब आगे देखते हैं कि सेवरल थ्योरीज एंड कंसेप्ट, मतलब जो इंटरनेशनल जो कम्युनिकेशन की थ्योरी है तो इसमें क्या क्या है। सबसे पहले है पब्लिक डिप्लोमेसी। पब्लिक डिप्लोमेसी जो है एक कम्युनिकेशन की स्ट्रेटजी है जो सरकार के द्वारा अपनाई जाती है। यानी डिप्लोमेसी जो है मुख्य रूप से ये सरकार का काम है, गवर्नमेंट का काम है। किसके साथ करती है, एक नेशन स्टेट दूसरे नेशनल स्टेट के साथ डिप्लोमेसी करता है। डिप्लोमेसी इसलिए करता है क्योंकि वो इन्फ्लुएंस करेगा, वहाँ की फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करेगा अपने इंटरेस्ट के लिए, वहाँ के परसेप्शन और एटीट्यूड को उस कम्युनिकेशन के द्वारा इन्फ्लुएंस करेगा।
इसमें कल्चरल एक्सचेंज भी है, मीडिया आउटरीच भी है, एजुकेशनल प्रोग्राम भी है, गुडविल बनाना है। दूसरा है जो कम्युनिकेशन होता है देशों के बीच, तो वहाँ पर प्रोपेगेंडा एंड साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, इसका भी बड़ा महत्व होता है। ये प्रोपेगेंडा और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स रोल प्ले करता है इंटरनेशनल कम्युनिकेशन में। जहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कम्युनिकेट हो रहा है एक देशों के बीच, देशों के साथ नॉन स्टेट एक्टर्स के बीच, स्टेट एक्टर्स के बीच जो आपस में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, वहाँ पर प्रोपेगेंडा होते हैं। जैसे कैसे हम देखते हैं यूट्यूब में प्रोपेगेंडा करने के लिए थंबनेल में कुछ ऐसा धमाकेदार लगा देते हैं कि वीडियो खोलने के बाद अंदर कुछ होता ही नहीं है। तो प्रोपेगेंडा कहने का मतलब आप वहां तक तो पहुंच गए, आपने देखने की कोशिश तो कर ली, व्यू तो बन गया। इसी तरह से इंटरनेशनल लेवल पर हजारों तरह के प्रोपेगेंडा करने पड़ते हैं। तो उसके लिए भी क्या होगा, जैसे यूट्यूब पर थंबनेल कम्युनिकेट करता है, मतलब जो यूट्यूबर है वो मैसेज का देने वाला हो गया और देखने वाले रिसीवर हो गए, तो उसने कम्युनिकेट किया, प्रोपेगेंडा किया। उसी तरह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी जब कम्युनिकेशन की थ्योरी है तो कम्युनिकेट होगा, तो नेशन स्टेट क्या करेगा, कम्युनिकेट करने के लिए प्रोपेगेंडा भी करेगा, वो भी इसका पार्ट है। तो प्रोपेगेंडा में क्या होता है, साइकोलॉजी, मनोदशा, मनोवैज्ञानिक तौर से खेलते हैं, मनोवैज्ञानिक वॉर होता है। तो इसमें क्यों होता है, ये पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करने के लिए होता है। उस देश की जो पब्लिक है, उसका जो ओपिनियन है, उसकी सरकार को भी, जैसे कि भारत की जो सरकार है, तो यहाँ की पब्लिक की जो सरकार के प्रति ओपिनियन है, उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए विश्व के कई देश जो चाहते हैं कि भारत की बहुत सारी जो विदेश की जो नीतियाँ हैं या भारत का बहुत सारा जो स्टेप है या किसी दूसरे देश के साथ इसका सहयोग या असहयोग है वो उसको असर करता है, तो वो प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। चीन प्रोपेगेंडा फैलाते रहता है, अमेरिका भी कभी कभी अपने इंटरेस्ट के लिए यहाँ पर प्रोपेगेंडा, अमेरिका के बहुत सारे अखबार फैलाते हैं। ऐसे कई इंटरनेशनल लेवल के फॉरेन जर्नल्स हैं जो प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, निश्चित तौर पर फैलाते हैं, क्योंकि वो यहाँ के पब्लिक ओपिनियन को, यहाँ के डिस्कोर्स को, यहाँ के मतलब जो जनता की सोच है, यहाँ के लीडर्स की जो सोच है अपोजिशन की, या ऐसे जो भी फैक्टर्स हों उनको इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये प्रोपेगेंडा होता है। तो प्रोपेगेंडा पॉलिटिकल भी होता है, प्रोपेगेंडा कल्चरल एस्पेक्ट्स के लिए भी होता है, यानी कि अपने कल्चर को बहुत बेहतरीन तरीके से दिखाने के लिए या किसी दूसरे देश के कल्चर को नीचा दिखाने के लिए प्रोपेगेंडा होता है। कल्चरल नैरेटिव्स बनाए जाते हैं, जैसे कि आप देखेंगे कि विदेशों ने हमेशा ये नैरेटिव्स बनाया है कि भारत की संस्कृति को नीचा दिखाने के लिए यहाँ के जो भी आध्यात्मिक ज्ञान के विषय वस्तु हैं, जो भी यहाँ के बहुमूल्य ग्रंथ हैं, सृष्टि का आदि ग्रंथ है, वेद है, इसको नीचा दिखाने के लिए, सनातन धर्म को नीचा दिखाने के लिए जो प्रोपेगेंडा चलता है, इस कल्चर को दबाने के लिए जो प्रोपेगेंडा चलता है, वहाँ से अंग्रेजों के समय से जिस तरह से और हमेशा यहाँ की समाज को तोड़ने के लिए जो प्रोपेगेंडा चलता है, आजकल तो सही कहा जाए तो सनातन धर्म को पूरी तरह से मिटा देने के कितने प्रोजेक्ट बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज और विदेश के कई जो संगठन हैं उनके पास पूरा तरह से उनका बायोडेटा तैयार है कि कैसे हम इस पर काम करें। तो इस तरह से डिप्लोमेसी होती है। तो प्रोपेगेंडा होगा तो प्रोपेगेंडा के काउंटर करने के लिए भी कोई कम्युनिकेट करेगा। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर होगा तो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर को काउंटर करने के लिए भी कम्युनिकेट करेगा। तो कम्युनिकेशन की थ्योरी में प्रोपेगेंडा को काउंटर करने के लिए भी जो है प्रोपेगेंडा होता है या उसके लिए जो कम्युनिकेशन होता है। कल्चरल हेगेमनी मतलब हमारा ही कल्चर श्रेष्ठ है, इस बात को आप मान लें, हमारे ही कल्चर में सारी खास बातें हैं, ये दुनिया पर यही कल्चर छा जाए, इसके लिए भी प्रोपेगेंडा होता है, इसके लिए भी प्रयास होता है। फिर इसको काउंटर करने के लिए होता है टेररिज्म रिलेटेड भी प्रोपेगेंडा होता है। तो ये सब जो है हमने देखा कि प्रोपेगेंडा जो है कम्युनिकेशन का पार्ट हो गया। उसके बाद डिप्लोमेटिक जो कम्युनिकेशन होते हैं जो सिर्फ डिप्लोमेट्स के बीच होते हैं, एक देश का डिप्लोमेट्स जो दूसरे देश में जाता है, वहाँ के डिप्लोमेट्स आपस में जो कम्युनिकेशन करते हैं, तो वो मुख्य रूप से निगोशिएशन, एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस, अपने अपने गवर्नमेंट के जो मैसेजेस हैं, जो कन्फ्लिक्ट है कभी उसको रिजॉल्व करने के लिए कम्युनिकेट करते हैं कि ये कन्फ्लिक्ट कैसे ख़त्म होगा, इंटरनेशनल स्टेबिलिटी कैसे बनी रहेगी। कभी कभी कई देशों के जो संगठन होते हैं वहाँ डिप्लोमेट्स बैठते हैं, बात करते हैं, डिप्लोमेटिक चैनल्स होते हैं, एम्बेसीज के थ्रू अलग अलग। फिर
कम्युनिकेशन इंटरनेशनल लेवल पर होता है क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए, मतलब इंटरनेशनल लेवल पर कई सारे क्राइसिस आते हैं तो उसको भी मैनेज करने के लिए कम्युनिकेट करना पड़ता है। मैनेज करने के लिए, कन्फ्लिक्ट को मैनेज करने के लिए स्ट्रेटजीज बनानी पड़ती है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी जो हैं वो उसमें रोल प्ले करते हैं, कोऑपरेशन करते हैं। सॉफ्ट पावर, सॉफ्ट पावर एक कॉन्सेप्ट है जो जोसेफ नाई के द्वारा दिया गया है, जिसके बारे में कहते हैं कि ये स्टेट की एबिलिटी है इन्फ्लुएंस करना, मतलब एक स्टेट इन्फ्लुएंस करेगा, प्रभावित करेगा दूसरे स्टेट को। कैसे? थ्रू एट्रैक्शन, मतलब कोई स्टेट दूसरे स्टेट को प्रभावित करने के लिए कोई कोएसिव टेक्निक्स नहीं अपनाएगा, एट्रैक्शन से ही प्रभावित करेगा, पर्सुएशन से ही प्रभावित करेगा। और यहाँ पर कम्युनिकेशन बहुत वाइटल रोल प्ले करता है। जैसे हम कहेंगे कि इंडिया सॉफ्ट पावर बनकर उभर रहा है विश्व में, कि इंडिया का योग पूरा विश्व करना चाहता है। इंडिया एक ब्रांड बनकर उभरा है बहुत सारे क्षेत्र में, जैसे आयुर्वेद के क्षेत्र में, जैसे इंडिया एक सॉफ्ट पावर है योग में, आयुर्वेद में, आध्यात्मिक ज्ञान में। और अब देखते हैं कि सॉफ्टवेयर में या स्पेस में जिस तरह से हम प्रवेश करते चले जा रहे हैं, अपनी प्रेजेंस को बढ़ाते चले जा रहे हैं, तो बहुत सारे स्टेट अपने सैटेलाइट को छोड़ने के लिए हमारे ऊपर डिपेंड है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी शेयरिंग के मामले में हमारे ऊपर। तो ये सॉफ्ट पावर इंडिया का जो है एक अट्रैक्शन होता है, वो सॉफ्ट पावर, तो इसके लिए भी कम्युनिकेशन का चैनल होता है इंटरनेशनल लेवल पे, यहाँ हम कम्युनिकेट करते हैं। और मीडिया, टेक्नोलॉजी, पब्लिक ओपिनियन, क्राइसिस कम्युनिकेशन, ये सारा चलता है। तो कार्ल डाइस जो थे वो एक प्रोमिनेंट स्कॉलर थे इस फील्ड के, इंटरनेशनल रिलेशन के फील्ड में कम्युनिकेशन रिलेटेड क्या थ्योरी होगी ये उन्होंने ही दिया। तो उनका जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पैक्ट है स्टडी ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसनेशनलिज्म। अब ये ट्रांसनेशनलिज्म क्या है, इसके बारे में बात करते हैं कि ट्रांसनेशनलिज्म क्या है। तो जब हम कम्युनिकेशन थ्योरी की बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में, तो ट्रांसनेशनलिज्म रेफर्स टू अ कंसेप्ट दैट एम्फेसाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरेक्शन एंड रिलेशनशिप दैट ट्रांसेंड नेशनल बाउंड्रीज। मतलब एक देश की बाउंड्री, यानी एक देश का दूसरे देश के साथ या अन्य कई सारे देशों के साथ जो इंटरेक्शन होता है, रिलेशनशिप बनता है, उसी को कहते हैं ट्रांसनेशनलिज्म। यानी इंटरनेशनल लेवल पर जब कम्युनिकेशन की बात हो रही है तो ट्रांसनेशनलिज्म की बात होती है, क्योंकि इंटरनेशनल जो स्फेयर है वो बना है नेशन स्टेट से, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन से, एनजीओ से, अलग अलग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से। तो ये सारे मिलके कम्युनिकेट करेंगे, ये सारे मिलके आपस में ग्लोबल नेटवर्क बनाते हैं। तो ये नेटवर्क बनता है तो ये क्या होता है, कम्युनिकेट करता है। मतलब हो सकता है कभी कभी कोई एक देश दूसरे देश के साथ डायरेक्ट अपने ही चैनल से कम्युनिकेट ना करे, किसी एनजीओ के थ्रू कम्युनिकेट हो, कभी किसी एमएनसी के थ्रू कम्युनिकेट हो, कभी किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कम्युनिकेट हो। तो ये क्या आपस में एक नेटवर्क की तरह होता है। क्योंकि जब अब कम्युनिकेशन होगा तो जनरली किस तरह की बातों का कम्युनिकेशन होगा, ज़्यादातर बातें वैसी होंगी जो क्रॉस बॉर्डर इश्यूज होंगी, जो ग्लोबल चैलेंजेस होंगे। आजकल एक देश अपने कन्फ्लिक्ट को, जैसे जो जिनकी बाउंड्री जिन दो देशों की मिलती है वहाँ पर तो ज़्यादातर कन्फ्लिक्ट बाउंड्री रिलेटेड होता है, या जब बाउंड्री नहीं मिलती है तो अलायंस रिलेटेड प्रॉब्लम होता है। जैसे यूक्रेन रसिया के बीच जो है वो इसलिए है क्योंकि नेटो के अलायंस में यूक्रेन का होना, यूक्रेन में नेटो के द्वारा मिसाइल, न्यूक्लियर मिसाइल पैड वगैरह का इस्टेब्लिशमेंट, और उससे जो रसिया को प्रॉब्लम है। तो ये अदरवाइज जो कन्फ्लिक्ट हैं वो आजकल टेररिज्म से रिलेटेड हैं, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हैं, ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड हैं, पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड हैं। ये सब के लिए इंटरनेशनल लेवल पर कोऑपरेशन की ज़रूरत होती है, कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है। तो ट्रांसनेशनलिज्म का मतलब हो गया कि एक नेशन से ट्रांसपोर्ट, इस पोर्ट से दूसरे पोर्ट तक, ट्रांसनेशनलिज्म इस नेशन से दूसरे नेशन तक। तो क्या, किस चीज़ के लिए, क्रॉस बॉर्डर इश्यूज़, जो अपने बॉर्डर के बाहर की इश्यूज़ हैं, उस देश से भी जिसका संबंध है, जिस इश्यूज़ का अपने ही देश में होगा तो फिर ट्रांस जाने की ज़रूरत क्या है, अपने ही देश में सॉल्व हो जाएगा। तो ये सब सारे जो हैं यहाँ पर मिलकर इसको देखते हैं।
तो कार्ल डायस जो है सिक्योरिटी कम्युनिटीज की बात करता है, जब अपनी थ्योरी देता है तो कम्युनिकेशन एंड सिक्योरिटी कम्युनिटीज, क्योंकि मुख्य रूप से कार्ल डायस का कहना है कि जब बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन होगा दो देशों के बीच, नेशन स्टेट के बीच, जब उसमें कई सारे चैनल्स इन्वॉल्व होंगे तो वॉर का पॉसिबिलिटीज कम हो जाता है, सिक्योरिटी कंट्री की बढ़ जाती है, कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए बहुत सारे चैनल्स होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं। तो यही है सिक्योरिटी कम्युनिटीज जो है, उन्होंने जो एक किताब लिखी थी द एनालिसिस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, उसी में डायस आर्ग्यू करता है कि जब स्टेट और सोसाइटी फ्रिक्वेंटली मीनिंगफुल कम्युनिकेशन में इंगेज करते हैं तो ज़्यादातर संभावनाएं हैं कि एक ट्रस्ट बनता है। ये ट्रस्ट जो बनता है ये एक तरह का सिक्योरिटी कम्युनिटी बनता है, जिसमें कि आर्म्स कॉन्फ्लिक्ट होने की जो संभावना है वो बहुत रिड्यूस्ड हो जाती है, क्योंकि कम्युनिकेशन इतना अच्छा रहता है कि अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन होगा तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। जब दो लोग बहुत कम्युनिकेट करेंगे तो उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, तो कन्फ्लिक्ट होने की संभावनाएं घट जाती है, हर चीज़ को बातचीत से सुलझाने की। तो सोशल कम्युनिकेशन होता है तो पॉलिटिकल इंटीग्रेशन भी होता है, मतलब पीपुल और सोसाइटी कम्युनिकेट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो उनमें आपस में एक शेयर्ड वैल्यू को शेयर करते हैं, नॉर्म्स को शेयर करते हैं, एक एक्सपेक्टेशन होता है। इससे ग्रेटर पॉलिटिकल इंटीग्रेशन और कोऑपरेशन का जो संभावना है वो बढ़ जाता है, और ये आगे चल के उसमें कई तरह के संभावनाओं को जन्म देता है जो उनके बीच के कन्फ्लिक्ट को कम करते हैं। तो जो कार्ल डायस का जो कंसेप्ट ऑफ सिक्योरिटी कम्युनिटीज है, उसमें 2 टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी कम्युनिटी की वो बात करता है। एक को कहते हैं अमलगमेटेड सिक्योरिटी कम्युनिटीज और एक को कहते हैं प्लूरलिस्टिक सिक्योरिटी कम्युनिटीज। तो अमलगमेटेड जो है, इसका मतलब होता है कि कई चीजों को एक में फोर्ज कर देना, मिला देना, इकट्ठा करना, यानी कि अमलगमेटेड सिक्योरिटी कम्युनिटीज जो है ये वैसा कंसेप्ट है जिसमें सिक्योरिटी कम्युनिटीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ हाई डिग्री ऑफ ट्रस्ट। वो आपस में इतने मिले हुए हैं कि उनका ट्रस्ट बहुत ज्यादा होता है, उनका कोऑपरेशन बहुत ज्यादा होता है, इंटीग्रेशन एमंग मेंबर स्टेट बहुत ज्यादा होता है, बहुत ही कॉमन वैल्यूज को शेयर करते हैं, नॉर्म्स को शेयर करते हैं, सिक्योरिटी के कंसर्न को शेयर करते हैं, और कोई भी कन्फ्लिक्ट होगा तो विलिंगली उसको रिजॉल्व करने के लिए कम्युनिकेशन निगोशिएशन के द्वारा हमेशा तैयार रहते हैं। तो की फीचर क्या है अमलगमेटेड सिक्योरिटी कम्युनिटीज का? क्लोज एंड कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन। क्लोज का मतलब जो उस कम्युनिटी में होते हैं वो आपस में एकदम क्लोज्ड रहते हैं, आपस में हमेशा मिले जुले रहते हैं, उनके बीच का कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा रहता है, सेंस ऑफ कम्युनिटी रहता है, मैं एक कम्युनिटी हूं, मैं आपस में इकट्ठा हूं, हम एक टीम हैं। और इस तरह की भावना होने के चलते वो ऐसी सिक्योरिटी कम्युनिटी का मतलब वो सिक्योर्ड होते हैं। सिक्योरिटी कम्युनिटी का मतलब वो सिक्योर्ड है, सिक्योर है कि हम में आर्म कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, हम आपस में लड़ेंगे नहीं। जैसे यूरोपियन यूनियन, एक समय था कि जर्मनी, फ्रांस, विश्व युद्ध जो था, आपस में सभी, इटली, सब शत्रु थे, यहाँ से वहाँ आक्रमण हो रहा था, जर्मनी यूके पे आक्रमण, यूके तो खैर अब अलग हो गया है ब्रेग्जिट से। तो ये क्या यूरोपियन यूनियन जो बना है ये एक ऐसा ही एग्जाम्पल है अमलगमेटेड सिक्योरिटी कम्युनिटी का। अमलगमेशन का मतलब इन्होंने काफी चीजों को आपस में इकट्ठा मिला दिया है, मतलब करेंसी एक है, मैकेनिज्म ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एक है, सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी में इनमें काफी कॉपरेशन है, इकोनॉमिक मैटर्स में काफी कॉपरेशन है, सर्विस, लेबर, इन सब का बॉर्डर ट्रांस जो मूवमेंट है ये काफी इजी है। तो ये हो गए एक अमलगमेटेड सिक्योरिटी कम्युनिटी। इसी तरह से एक प्लूरलिस्टिक सिक्योरिटी कम्युनिटी होती है, जहां देशन जो हैं, जो स्टेट्स हैं, वो काफी मामलों में अलग अलग रहते हैं, बहुत सारी चीजों को शेयर नहीं करते हैं, बट उनके बीच कम्युनिकेशन बनता है और वो भी आपस में जो है एक रिलेशन बनाते हैं। बहुत सारे मैटर्स उनमें इंडिविजुअली कन्फ्लिक्टिंग होंगे, लेकिन फिर भी एक कम्युनिटी के सेंस के रूप में वो एक दूसरे के साथ बहुत सारे कॉपरेशन को बनाकर चलते हैं। तो वहां पर भी ट्रस्ट बना रहता है, कंप्लीट सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी रहती है। जैसे हम नेटो की ही बात कर लें,
नेटो में कोई इकट्ठा ज्योग्राफिकल एक जैसा यूरोपियन यूनियन की तरह बाउंडेशन तो है नहीं कि सब एक जगह है। अमेरिका उधर है, तुर्की इधर है, कई सारे देश दूर दूर हैं, इनमें से बहुत सारे विवाद भी होते हैं, लेकिन फिर भी एक अलायंस के रूप में सब साथ में बने रहते हैं। उस तरह से अगर हम एशियान देख लें तो एशियान ट्रेडिशनल सिक्योरिटी अलायंस नहीं है, बट डिजास्टर मैनेजमेंट या इकोनॉमिक सिक्योरिटी, जैसे आजकल इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी बहुत बड़ी चीज़ है, तो यहाँ पर ये सारे एक साथ मिलकर, जैसे SCO संघाई कॉपरेशन जो है वो हम देखें तो यहाँ इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको कहते हैं प्लूरिस्टिक सिक्योरिटी कम्युनिटी। मतलब ये सब अलग अलग हैं, अलग अलग तरीके से काम करते हैं, इनके कई मेंबर के बीच आपस में कन्फ्लिक्ट भी हैं, या आपस में कन्फ्लिक्ट को अलग तरीके से निपटाते हैं, बजाय कम्युनिटी जो है वो आपस में इकट्ठा होकर अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी को बनाए रखते हैं। इसके लिए क्या है कि वो हमेशा कम्युनिकेट करते रहते हैं, यानी कम्युनिकेशन ही यहाँ मेन है और यही ग्लोबल पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी को डिफाइन करता है। अब हम और टेक्निकलिटीज में जाएंगे, हालांकि वो MPS 02 के सिलेबस में नहीं है, तो कुछ टेक्निकल टर्म्स के रूप में कार्ल डायस जो है कम्युनिकेशन थ्योरी को डिफाइन करते हैं, जिसमें लोड, गेन ऐसे टर्म्स की बात करते हैं। लोड का सामान्य अर्थ है कि जितनी क्षमता है उससे अधिक हो जाना, यानी सिस्टम, यानी कि पॉलिटिकल सिस्टम का जो एक्सपेक्टेशन है, जो काम करने की क्षमता है, उससे अधिक उस पर कार्यभार होना, अधिक डिमांड होना, उस डिमांड के चलते उस पर जो स्ट्रेस होता है सिस्टम पे, उसी को लोड कहते हैं। यानी डिग्री ऑफ डिफिकल्टी और चैलेंजेज एसोसिएटेड विद एडॉप्टिंग और adapting to new information technology और cultural elements from another culture। जब कम्युनिकेशन होता है तो बहुत सारी चीज़ों को एडॉप्ट करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें नई तरह से डिमांड में आती हैं, अलग अलग दो नेशन स्टेट आपस में कम्युनिकेट करते हैं, तो लोगों के बीच भी जब कम्युनिकेशन होता है तो कभी कभी किसी एक देश में ज़्यादा राइट्स की मांग लोग करते हैं और वो सिस्टम जो है उस राइट्स को नहीं दे पाता है या देने में उसकी जो परेशानियां होती हैं, तो वो सिस्टम एक डिमांड के रूप में लोड बन जाता है। ये एक डिमांड पूरी करें, दूसरी डिमांड पीछे है, इस तरह से एक डिमांड को सिस्टम पूरे करता है और पीछे और कई डिमांड होती हैं, तो डिमांड को पूरी करने में जो टाइम लग जाता है वो लैग होता है। और गेन का मतलब उस सिस्टम को प्राप्त क्या हो रहा है, इकोनॉमिक, सोशल, अलग अलग तरीके से ये देखा जाता है कि उसको प्राप्त क्या हो रहा है। गेन रिप्रेजेंट्स द पॉजिटिव आउटकम एंड बेनिफिट्स दैट रिजल्ट फ्रॉम सक्सेसफुल इंटरनेशनल कम्युनिकेशन। सक्सेसफुल इंटरनेशनल कम्युनिकेशन से गेन क्या हो रहा है, कल्चरल इनरिचमेंट हो रहा है कि नहीं, इकोनॉमिक गेन हो रहा है कि नहीं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है कि नहीं। तो ये जो है ये सिंपल तरीके से आपने अभी जो कम्युनिकेशन थ्योरी इंटरनेशनल रिलेशन की वो समझा आपने।